हेलो एग्री स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं गेहूं की खेती या फिर कहें कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। आज जो है पूरा का पूरा गेहूं कवर करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे। अगर कि आपका गेहूं से एक भी प्रश्न आ जाएगा ना, तो एक भी बाहर नहीं जाने देंगे। तो बहुत ही बढ़िया से नोट्स बनाते जाइए एक एक करके। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ऑफलाइन ऑनलाइन, देखो हमारा ऑनलाइन बैचेस थोड़ा सा एक है कि पूरा सेटअप चाहिए होता है ना। तो वो पूरा सेटअप नहीं बन पा रहा है, इसलिए हम एजीटीए का आप लोगों के लिए सभी लोग देखो लगे हुए हैं। 999, 500 रुपये, 600 रुपये, ठीक है। यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स प्रोवाइड करा रहा है, पूरी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। केवल आपका जो है कंटेंट, ये कहें कि आपके जो नोट्स हैं उसको पेड रखा है हमने, और बाकी सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री मिलने वाली हैं। ऑफलाइन बैच अगर ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन का तो देखो हमें किराया देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है। इस वजह से देखो उसकी तो फीस देनी पड़ेगी, है ना। तो ऑनलाइन बैचेस पूरा फ्री है, यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए और साथ ही साथ आपका यूपी पीएससी डीएचओ के लिए पूरा आपका एग्जाम तक, ठीक है। सारे सेशन जो है आपके लिए एग्जाम तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। कोई भी आपको पेमेंट नहीं करनी है, ना ही हम कोई प्रमोशन करेंगे कि भाई हमारा कोर्स खरीदो। हमारा कोर्स मत खरीदो, बस आप यूट्यूब पर आ जाओ, 1 घंटे की क्लास लो, उसको बढ़िया से नोट करो, जो भी क्वेश्चन आपको कराते हैं उसको नोट करो। उतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटेड है, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए, यूपी पीएससी डीएचओ एंड एसटीए के लिए उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों की खेती, या फिर कहें जिसमें से आपकी धान की फसल हम आपको करवा चुके हैं, आज हम करवाने वाले हैं आपको गेहूं की खेती या फिर कहें कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। आज आपको जो है करवाने वाले हैं, ठीक। संपूर्ण फसल एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, साथ में कुछ एमसीक्यूज भी लास्ट में कवर करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। डेली आपकी सुबह 7 बजे जो है आपकी कॉन्सेप्ट वाली प्लस आपकी देखो एक दिन आपकी जो है कॉन्सेप्ट वाली कक्षा होती है और एक दिन आपकी एमसीक्यूज वाली कक्षा होती है। ये कारण यो इसलिए होती है क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी है दोस्तों। पूरा विजन एग्री एकेडमी अकेले संजीव प्रजापति संभाल रहा है ना। देखो ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, साथ में साथ आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं, साथ में साथ आपके लिए एमसीक्यूज भी प्रिपेयर करने होते हैं और पीपीटी भी मतलब मैनेज करनी होती है, साथ में साथ क्लासेस भी लेनी पड़ती है। तो सारा काम अकेले संभाल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए आपके लिए 1 या 2 क्लासेस ही आपको अभी प्रोवाइड करा पा रहे हैं। लेकिन 1 डेढ़ महीने में या फिर कहें मई के लास्ट से आपको 2 से 4 क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमारा कंटेंट या फिर कहें हमारे नोट्स जल्द ही पूर्ण रूप से तैयार होने वाले हैं। हमारे कंटेंट में हम भी नोट्स जल्दी निकाल के कॉपी पेस्ट करके यहाँ वहाँ से कर सकते थे, लेकिन हमें देनी है क्वालिटी। क्वालिटी कहें कि बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। हमें ये नहीं है कि हम एक है 500 रुपये 600 रुपये कमा ले, इससे कोई लेना देना नहीं। हमें देनी है क्वालिटी, बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए बस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले मोटिवेशनल कोट से। मोटिवेशनल कोट है आपका, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएंगी। मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएंगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नज़रों से हटाएंगी। ख्वाबों और सपनों को अपनी नज़रों से हटाएंगे। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ठोकरें ही तुम्हें चलना सिखाएंगे, या फिर कहें सफलता तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर कि जो इंसान ठोकर या फिर कहें ठोकरें नहीं मिलती इसे, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। क्योंकि मोटिवेशन कुछ नहीं होता। मोटिवेशन देखो आपकी जो रियल लाइफ है या फिर कहें जो आपका जीवन है, उसी में आपकी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, ठीक है। तो अपने माँ बाप का चेहरा भी आपको मोटिवेट कर सकता है, तो मोटिवेट रहिए हमेशा। और गर्मी पड़ रही है तो अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एजीटीए का पेपर बहुत नज़दीक है। तो बढ़िया से तैयारी करते रहिए सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं सेशन को, गेहूं की खेती या फिर कहें कल्टीवेशन ऑफ व्हीट।
कल्टीवेशन ऑफ व्हीट की बात करें तो सबसे पहले बॉटनी जान लेते हैं। बॉटनी भैया क्या कि बॉटेनिकल नेम वानस्पतिक नाम क्या होता है, गेहूं का परिवार क्या है, पुष्प क्रम क्या होता है आपका, साथ में साथ क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, फल प्रकार क्या होता है, किसका, आपका गेहूं का। तो पहले बात करें आपके बॉटेनिकल नेम की, तो बॉटेनिकल नेम क्या होता है आपका गेहूं का, टिटिकम एस्टिवम। क्या होता है बच्चों, टिटिकम एस्टिवम। साथ साथ बोलते जाओ ताकि आपको याद होता जाए, है ना, साथ साथ याद करते जाना है एक एक पॉइंट को। फैमिली या कुल क्या होता है आपका, पोएसिया ग्रेमनी होता है। क्रोमोजोम नंबर जो है, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 42 होती है। उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन की बात करें तो साउथ वेस्ट एशिया या टर्की, दक्षिण पश्चिम एशिया तुर्की जो है उत्पत्ति स्थान है गेहूं का। पुष्प क्रम या इन्फ्लोरेंस इस प्रकार जो होता है वो ईयर या स्पाइक होता है, या पुष्प क्रम या पुष्प गुच्छ का जो प्रकार होता है, जो एक है फूलों का जो गुच्छा होता है उसका प्रकार क्या होता है आपका, ईयर और स्पाइक होता है। और फ्रूट टाइप या फल प्रकार जो पाया जाता है गेहूं में वो क्या पाया जाता है आपका, कैरियोप्सिस पाया जाता है। तो बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए, साथों साथ स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो नोट करने में टाइम लगेगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में नोट करिए, या फिर कहें जिसकी स्पीड अच्छी है तो वो साथ में साथ नोट कर सकता है, ठीक है। आगे बात करें गेहूं के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो देखो ये बिंदु तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनको नोट कर लेना, है ना। अगर कि इससे आपके 2 या 3 क्वेश्चन आ गए ना तो ये समझ लो कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि हर एक फसल में हमने कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु ऐड करके रखे हैं एक शॉर्ट नोट्स टाइप में, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में बात करें तो गेहूं को क्या कहा जाता है भैया, अनाज का राजा। क्या भैया, किंग ऑफ सीरियल कहा जाता है। गेहूं में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है आपका, ग्लूटेन, जो कि आपकी बेकिंग या फिर कहें या बेकिंग के लिए आवश्यक, या फिर कहें पकने के लिए, या फिर कह सकते हैं जो आपकी रोटी फूलती है ना वो ग्लूटेन प्रोटीन के कारण फूलती है। गेहूं में पर्लिंग इंडेक्स की बात करें तो पर्लिंग इंडेक्स का उपयोग अनाज की कठोरता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। गेहूं प्रोटीन नियासिन और थायमिन सामग्री से क्या होती है, भरपूर होती है, या फिर कहें नियासिन व थायमिन प्रोटीन जो होती है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। गेहूं के दाने का जो परीक्षण भार या टेस्ट वेट होता है वो 40 ग्राम होता है, जबकि फ्लेरिस माइनर गेहूंसा या गेहूं का मामा का क्या होता है आपका 2 ग्राम। ये याद रखना, टेस्ट वेट क्या होता है आपका 1000 दानों का वजन। 1000 दानों का वजन क्या कहलाता है बच्चों, टेस्ट वेट कहलाता है। तो आपका गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है, 40 ग्राम होता है। जबकि आपका जो फ्लेरिस माइनर है, गेहूंसा है, गेहूं का मामा है, इसका क्या होता है आपका 2 ग्राम होता है। सरसों का उपयोग आमतौर पर गेहूं की फसल में अंतर फसल या फिर कहें इंटरक्रॉप के रूप में किया जाता है। गेहूं में बोनेपन के लिए जिम्मेदार जीन जो है जी नोरेंटेन है, जिसे नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग या फिर कहें एनी बोरलॉग द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया था। किसे भैया, नोरेंटेन को, नोरेंटेन को। ये जो है क्वेश्चन आपका IBPS EF 2022 में भी पूछा गया है। NSC का जो अभी पेपर हुआ था 2023 में उसमें भी पूछा गया था कि कौन सा जीन जो है आपका ड्वार्फनेस गेहूं में बोनेपन के लिए जिम्मेदार है, तो वो है आपका नोरेंटेन, ठीक। आगे बात करें गेहूं की बालियों के केंद्रीय जिगजैग अक्ष को रैचिस कहा जाता है। भैया किसको रैचिस कहा जाता है, देखो यहाँ आपने गेहूं की बाली देखी होगी तो इस तरह से कुछ जिग जैग रहते हैं, जिग जैग रहते हैं। इस पर क्या लगी होती है आपकी गेहूं के जो एक है स्पाइक या फिर कहें जो कीलें होती है वो लगी होती हैं, या फिर कहें दाने लगे होते हैं ना। तो जो जिग जैग जो आपका ये कह सकते हैं केंद्रीय अक्ष होता है, जो धुरी होती है, ये क्या होता है आपकी धुरी होती है जिन पे दाने लगे होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रैचिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रैचिस कहते हैं। आगे बात करें प्रथम मानव निर्मित जो अनाज था वो कौन था आपका, टिटिकल। एक किसका क्रॉस था आपका, गेहूं व रे का क्रॉस था। टिटिकल किसका क्रॉस था आपका, गेहूं व रे का। गेहूं में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है बच्चों, 11 से 12% होती है। वर्तमान समय की अधिकांश भारतीय गेहूं किस्मों में जो है RST1 और RST2, RST की बात जीन होते हैं। RST की बात करें तो RST होता क्या है, रिड्यूस्ड हाइट। क्या होता है, रिड्यूस्ड हाइट, या फिर कहें हाइट कम हाइट, है ना, छोटी हाइट के पौधे, रिड्यूस्ड हाइट।
गेहूं का नकलची खरपतवार या मिमिक्री खरपतवार या फिर कहें आपका नकल करने वाला खरपतवार कौन सा है? फ्लेरिस माइनर या गेहूंसा या गुल्ली डंडा। गेहूं में प्राथमिक जड़ें जो प्रारंभिक अवस्था में पौधों को सहारा और पोषण देती हैं वो कहलाती हैं आपकी सेमिनल। सेमिनल रूट्स कौन सी होती हैं? जो प्रथम तौर पे या फिर कहें जो जब कैसे कह सकते हैं जब आपका पौधा या गेहूं जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, तो उस समय जो आपकी जड़ों का विकास होता है आपके पौधे के एक पौधे को पोषण देने के लिए, वह कौन सी जड़ें होती हैं? आपकी सेमिनल। और उसके बाद आपकी जो है कौन सी? क्राउन रूट या फिर कहें शीर्ष जड़ों का विकास होता है, जो कि आपके एक ऐसे पौधों को पोषण या फिर कहें सहारा देती हैं। इसी से आपका जो है आपका क्राउन रूट इनिशिएशन या फिर कहें आपकी शीर्ष जड़ों की शुरुआत होती है किससे? आपका 20 से 25 दिन बाद या फिर कहें CRI स्टेज से। गेहूं के बीज के अंकुरण के लिए तापमान कितना चाहिए हमें? 20 से 25 डिग्री सी। गेहूं की कटाई के समय नमी की मात्रा 25 से 30% होनी चाहिए। और ट्रिपल जीन बोनी किस्में वर्ष 1970 में जारी की गई थी। गेहूं की ट्रिपल जीन बोनी किस्में है आपकी हीरा, मोती और अर्जुन। कैसी है आपकी ट्रिपल जीन बोनी किस्में? यहाँ पर ये मत देखना कि सर आप तो केवल पॉइंट ही पॉइंट पढ़ा रहे हो, कुछ तो और तो बता ही नहीं रहे हो गेहूं के बारे में। तो बच्चों हमने पहले ही बता रखा है कि आपके शुरुआती तौर पर आपको कुछ पॉइंट कराएंगे, पॉइंट के बाद आपकी पूरी फसल कराएंगे। पहले आपके वन लाइनर भी तो देख लो ना कि कौन कौन से वन लाइनर या फिर कहीं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये भी ज़रूरी है ना। तो इन पॉइंट्स को पहले आप लिख लीजिए बढ़िया से। आगे आपकी कक्षा भी है, लेक्चर लंबा चलने वाला है, करीबन 1 घंटे का लेक्चर है, तो इम्पोर्टेंट क्लास है। तो बढ़िया से नोट कर लेना एक एक चीज़ को। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप लोग भी थोड़ा सा बच के रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आगे बात करें बच्चों, गेहूं की फसल की निर्यात गुणवत्ता प्रभावित होती है किससे प्रभावित होती है? आपकी करनाल वंट से। किससे प्रभावित होती है गेहूं की जो आपकी निर्यात या एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो आपकी करनाल वंट के द्वारा क्या होती है? प्रभावित होती है। इसका पैथोजन होता है निवोसिया इंडिका। गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है कॉन्वोलस अर्वेंसिस। गेहूं का पूर्ण या एब्सोल्यूट खरपतवार है चिनोपोडियम एल्बम। गेहूं में मल्टी लाइन का उत्पादन होता है बैक क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा। बैक क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा गेहूं का प्रोटीन जो अच्छी गुणवत्ता वाली रोटी और चपाती बनाने के लिए आवश्यक है वो है आपका कौन सा? ग्लूटीन। मुख्य प्रोटीन पाया जाता है ग्लूटीन, ये आपका पूछा जा चुका है पिछले परीक्षाओं में। सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? CRI या फिर कहें बुआई के 21 डे आफ्टर सोइंग या बुआई के 21 या से 25 दिन बाद आती है। गेहूं की बालियों को केंद्रीय जिगजैग धुरी को कहा जाता है। रैचिस अभिहाल पड़ा है। सुरक्षित भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा कितनी होनी? 10 से 12। अभिहाल पड़ा था कि कटाई के समय जो दानों में नमी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी? 25 से 30%। और जब हम कहें कि आपका भंडारण कर रहे हो तो भंडारण के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गेहूं को अच्छी तरह से सुखाना पड़ता है। यदि आप गेहूं को अच्छी तरह से नहीं सुखाओगे तो उसमें कौन लग जाएगा? आपका घुन लग जाएगा, है ना। घुन लग जाएगा तो घुन पूरे गेहूं को क्या कर देगा? खराब कर देगा, बुरादा बना देगा, है ना। तो उसको रोकने के लिए या फिर कहें जो आपके स्टोरेज में या फिर भंडारण में जो कीट लगते हैं उनकी कमी या रोग से बचने के लिए हम क्या कहते हैं? गेहूं को अच्छे से सुखाते हैं पहले, या फिर कहें 10 से 12% नमी पर हम क्या करते हैं? भंडारित करते हैं। गेहूं की फसल के लिए बोना एजेंट है साइकोसोल, या फिर कह सकते हैं बोनापन जो होता है गेहूं में, यदि हम साइकोसोल का छिड़काव कर दें तो आपका गेहूं क्या होता है? बोना रह जाता है, छोटा रह जाता है ना। तो साइकोसेल जो है बोनेपन के लिए एजेंट है। आपके जो है बॉटनी या वानस्पतिक आकार की बात करें आपके गेहूं की, ठीक है, तो गेहूं का जो ऊपरी पार्ट या फिर कहें जो आपके ये कीलें होती हैं इन्हें क्या कहते हैं? ऑन कहते हैं। और जिसमें आपकी ये कीलें लगी होती हैं आपका ग्लम होता है, और जो आपके फ्लावर होते हैं उसे स्पाइक कहा जाता है, ठीक है।
आपने देखा होगा कि एक जिगजैग वो आपका स्तर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रैचिस, और इस पर ही आपके क्या लगे होते हैं, गेहूं की फलियां या फिर कहें गेहूं के दाने लगे होते हैं ना, इसी रैचिस पे लगे होते हैं। थोड़ा सा देखो स्ट्रक्चर तो हमने बना दिया है, ऐसे ही आपके जो है क्रम में जो है लगे होते हैं, जो स्टेम होती है या आपकी रूट्स हैं, जड़ें हैं, ठीक है। तो बात करें वानस्पतिक आकार की तो देखो लिखा हुआ है, गेहूं के फूल वाले हिस्से को जाना जाता है हेड, ईयर या स्पाइक। जो आपका फ्लावर क्षेत्र होता है उसे भैया हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, ईयर या स्पाइक के रूप में जानते हैं। गेहूं की बालियों के केंद्रीय जिगजैग अक्ष को रेचिस कहा जाता है, पहले ही बता दिया है। गेहूं की बालियों को केंद्रीय जिगजैग धुरी को कहा जाता है, रेचिस, ये दो बार रिपीट हो गया। स्पाइकलेट फूलों से बने होते हैं जिन्हें हम फ्लोरेट्स कहा जाते हैं, या फिर कहें जो आपके स्पाइकलेट होते हैं वो फूलों से बने होते हैं, या फिर कहें फ्लावर से बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरेट कहते हैं। और गेहूँ का फूल जो है लेमा व पेलिया द्वारा बंद होता है। जो आपका ये कह सकते हैं, जो सॉरी फूल जो होता है ये कह सकते हैं कि आपने देखा होगा ऊपर आपकी एक परत रहती है ना, भूसी रहती है, उसको क्या है, लेमा व पेलिया बोलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले टिटिकम की प्रजातियां के भैया गेहूं की कौन कौन सी प्रजातियां हैं। तो देखो प्रजाति की बात करें तो देखो यहाँ पे प्रजाति लिखी है, गुणसूत्र और सामान्य नाम लिखा हो। टिटिकम एस्टिवम, तो ये तो सभी जानते हैं, मैक्सिकन बोना गेहूं व आपका जो है आपका खाने वाला या ब्रेड गेहूं के रूप में जाना जाता है। टिटिकम एस्टिवम नेचर में कैसा होता है, हेक्साप्लॉइड, और क्रोमोसोम कितना होता है, 42 होता है। टिटिकम बलगेयर या बुलगेयर 42 क्रोमोसोम होता है, हेक्साप्लॉइड होता है नेचर में, लंबा गेहूं या लॉन्ग व्हीट कहा जाता है। टिटिकम ड्यूरम 28 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है, टेट्राप्लॉइड होता है नेचर में, मैक्रोनी गेहूं के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग सूजी व सेवइयां या फिर कहें कठिया गेहूं के रूप में किया जाता है। टिटिकम डाइकोकम क्रोमोसोम इसका 28 होता है, गुणसूत्र संख्या कितनी, 28, और नेचर में कैसा होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, एमर गेहूं के रूप में जाना जाता है। टिटिकम स्फेरोकोकम 14 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है, डिप्लॉइड होता है, भारतीय बोना गेहूं या क्लब गेहूं के रूप में जाना जाता है। पहले उगाया जाता लेकिन अब इसकी खेती क्या हो गई है, बंद हो गई है। टिटिकम मोनोकोकम क्रोमोसोम या गुणसूत्र संख्या इसकी 14 होती है, नेचर में कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, इनकॉर्न गेहूं के रूप में सामान्य नाम इसका है, ठीक है, इनकॉर्न गेहूं के रूप में ये जाना जाता है। आगे बात करें गेहूं के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट में आपके जो है पहले आपका मैक्सिकन बोना गेहूं या फिर कहें आपका सामान्य ब्रेड गेहूं, पहले कौन आ जाता है बच्चों, सामान्य ब्रेड गेहूं या मैक्सिकन बोना गेहूं, कॉमन ब्रेड व्हीट एंड और मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट टिटिकम एस्टिवम। गुणसूत्र संख्या इसकी 42 होता है, अभी हाल देखा था, और ये नेचर में कैसा होता है, हेक्साप्लॉइड होता है, और इसकी खेती अधिकतर भारत में होती है, और इसको जो है 1966 65-66 में हरित क्रांति के समय पर मैक्सिको से लाया गया था, किसी आपके मैक्सिकन गेहूं को, और यह जो है हरित क्रांति में इसका बड़ा योगदान रहा, किसका, आपका मैक्सिकन गेहूं को। नोरेन 10 जो है आपका एक जीन लाया गया था मैक्सिको से, ठीक है। तो यह अधिकतर भारत में उगाया जाता है, इसे मैक्सिको से डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग या एन.ई. बोरलॉग द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत में हरित क्रांति के लिए भी जिम्मेदार है, इसे ब्रेड गेहूं भी कहा जाता है। चपाती और बेकरी के लिए सबसे उपयुक्त, इसकी खेती पूरे भारत में की जाती है। जो डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है, एन.ई. बोरलॉग है, इन्हें किस रूप में जाना जाता है, आपको हरित क्रांति या फिर कहें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, ठीक। आगे बात करें मैक्रोनी गेहूं की, तो मैक्रोनी या फिर कहें ड्यूरम गेहूं, मैक्रोनी या ड्यूरम भी टिटिकम ड्यूरम, साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका, वानस्पतिक नाम क्या होता है, टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम ड्यूरम। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है इसकी, 28 होती है, और नेचर में कैसा होता है, टेट्राफ्लॉइड होता है, इसे मैक्रोनी गेहूं भी कहा जाता है। यह नूडल्स से वहीं सूजी, सेवइयां आदि तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त है, और बुंदेलखंडी में इसे कठिया गेहूं कहा जाता है, क्योंकि कठोर होता है और इनका जो दाने का रंग होता है ये हल्का सा आपका डार्क होता है, या फिर कहें आपका ब्लैक, थोड़ा सा ब्राउन ब्लैक सा होता है, थोड़ा डार्क कलर होता है ना, किसका, आपका कठिया गेहूं का, ठीक।
आगे चलते हैं, अगली प्रजाति है आपकी इमर गेहूं टिटिकम डाइकोकम या फिर कहें टिटिकम डाइकोकम। गुड़सू संख्या 28 होती है, टेट्राप्लॉइड होता है, शीतकालीन या बसंत गेहूं भी इसे कहा जाता है। दक्षिण भारतीय व्यंजन उपमा के लिए क्या है उपयुक्त, या फिर कहें इसका प्रयोग उपमा बनाने के लिए किया जाता है। अगला गेहूं है लघु गेहूं या शॉर्ट गेहूं टिटिकम स्फेरोकोकम। गुड़सू संख्या जो इसकी होती है 14 होती है और द्विगुणित होता है नेचर में। आमतौर पर भारतीय बोना गेहूं के रूप में जाना जाता है और व्यवहारिक रूप से कम उत्पादकता के कारण इसकी खेती क्या हो गई है, बंद। इसकी उत्पादकता जो थी कम थी, इस कारण से इसकी खेती बंद कर दी गई। ठीक। आगे है गेहूं का क्षेत्र उत्पादन व उत्पादकता। उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग इस चक्कर में मत पड़िए कि पेपर कब होगा। देखो, पेपर आपका दिसंबर से पहले तो होने वाला नहीं है, जब तक आपका जो पैट 2025 नहीं हो जाता, ठीक है, पैट 2024 नहीं हो जाता, उससे पहले आपका एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। तो बेकार में परेशान तो होइए नहीं, आराम से पढ़ाई करते रहिए, बस पढ़ाई कीजिए, ठीक है। सफलता हुई तो घर वाले खुश, असफल हुए तो पड़ोसी खुश, है ना। तो सफल होना है, घर वालों को खुश करना है, असफल नहीं होना है, पड़ोसियों को खुश नहीं करना है, उन्हें तो जलाना है ना। गेहूं का क्षेत्र उत्पादन व उत्पादकता की बात करें तो भारत में गेहूं का क्षेत्र उत्पादन व उत्पादकता की बात करें तो क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में अधिक है, सेकंड आपका मध्य प्रदेश, थर्ड पंजाब है। उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरे पर पंजाब है। उत्पादकता में पहले पर पंजाब, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर राजस्थान। देखो, उत्पादन उत्पादकता को जब हमने धान पढ़ाया था तब हमने समझाया था कि जो प्रति हेक्टेयर होती है या फिर कहें प्रति हेक्टेयर जो हमें उत्पादन मिलता है वो हमारी क्या होती है उत्पादकता, और जो कुल हमें उत्पादन मिलता है वो हमारा क्या होता है उत्पादन होता है। क्लियर है, इसको जो है डाटा को नोट कर लीजिए। आगे बात करें उत्तर प्रदेश में गेहूं का क्षेत्र उत्पादन व उत्पादकता की, तो क्षेत्र आपका हरदोई के अंदर अधिक है, उत्पादन हर भी हरदोई में है, और उत्पादकता कहां पर अधिक है आपकी बागपत के अंदर अधिक है। किसकी, आपकी गेहूं की। देखो, जो लेटेस्ट डाटा कहता है वो तो यही कहता है, क्षेत्र हरदोई, उत्पादन हरदोई और उत्पादकता बागपत। जो पुराना डाटा है वो उसमें उत्पादन आपका गोरखपुर लिखा होगा, तो चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग आपको गोरखपुर पढ़ाएंगे लेकिन गोरखपुर नहीं है। जो लेटेस्ट डाटा है या फिर कहें नया डाटा है उसके अनुसार आपका हरदोई है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। जलवायु की स्थिति की बात करें बच्चों, तो जलवायु अगर की गेहूं की बात करें तो गेहूं कैसी फसल है आपकी, रबी मौसम की फसल है। कैसी जलवायु चाहिए होगी, ठंडी जलवायु चाहिए होगी, ठंडी व नम जलवायु, ठीक है। और जब आपके ये कह सकते हैं कि वानस्पतिक वृद्धि के दौरान जब पौधा वानस्पतिक वृद्धि कर रहा हो तो उस समय नम व शुष्क व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, और जब वह जो है पौधा पककर तैयार हो जाता है तो उस समय गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। यह जो है आपका जो है दीर्घदर्शी दिवसीय या फिर कहें आपका लॉन्ग डे प्लांट होता है, कौन सा आपका गेहूं। या फिर कहें सारी की सारी जो रबी फसलें होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग डे प्लांट या जो है लंबे दिवस वाली पौधे या फिर कहें दीर्घ दिवस वाली पौधे होते हैं। ये नॉर्मली आपका C3 प्लांट है, देखो लिखा हुआ है। यह एक रबी मौसम की फसल है, वनस्पति विकास अवधि के दौरान इसे ठंडे मौसम और नम मौसम की आवश्यकता होती है, दाना बनने के दौरान गर्म व शुष्क मौसम। यह C3 लंबे दिन का क्या है, पौधा है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे बात करें तापमान की, तो विभिन्न जो स्टेजेज हैं उस पर जो है तापमान की आवश्यकता, तो मिनिमम टेम्परेचर जो चाहिए होता है, बेसिकली हमारी जो है ये कह सकते हैं ठंडे मौसम की फसल है, तो मिनिमम तापमान या एक है न्यूनतम तापमान जो चाहिए होता है 4 से 5 डिग्री सी। ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर कहें आपका उपयुक्त तापमान 21 से 23 डिग्री सी। मैक्सिमम या फिर कहें आपका अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सी। और फॉर आइडियल जर्मिनेशन अच्छे अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सी। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए वानस्पतिक वृद्धि या टिलरिंग के लिए 16 से 20 डिग्री सी। व ग्रेन फिलिंग या फिर कहें दाना भरने के समय हमें 4 से 5 सप्ताह के लिए 22 से 25 डिग्री सी तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, फिर आगे चलते हैं। आगे बात करें बच्चों
टाइम ऑफ सोइंग की गेहूं की बुआई का समय तो बेसिकली हमारी कैसी फसल है, आपकी रबी मौसम की फसल है। तो अक्टूबर नवंबर में तो बुआई होती है। अगर ये समय पर बुआई कर रहे हो यानी देरी से बुआई कर रहे हैं तो आपकी कब की जाती है, नवंबर दिसंबर, या फिर कहें नवंबर के अंतिम पखवाड़े से आपका जो दिसंबर का पहला पखवाड़ा है तब तक आपकी गेहूं की बुआई की जाती है। देरी से बुआई है ना, देरी से बुआई उस स्थान पर की जाती है जहां पर आपका धान या राई जो है देरी से कटता है ना। तो ये कह सकते हैं कि समय पर बुआई की जो है अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े से नवंबर के पहले पखवाड़े तक, और देरी से बुआई आपकी नवंबर के दूसरे सप्ताह से या फिर कहें दूसरे पखवाड़े से आपका जो है दिसंबर के पहले पखवाड़े तक। पखवाड़ा क्या होता है, जैसे 15 दिन, पहला पखवाड़ा आपका 1 महीने के 15 दिन, दूसरा पखवाड़ा दूसरे 15 दिन, है ना, तो 30 दिन हो गए ना। तो इस तरह से आपका पखवाड़ा बनता है ना। तो अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा नवंबर का पहला पखवाड़ा समय पर से नवंबर का पहला पखवाड़ा समय पर बुआई या फिर टाइमली सोइंग के लिए आदर्श है, और देर से बुआई नवंबर के अंतिम पखवाड़े से दिसंबर के पहले पखवाड़े तक की जाती है। आगे चलते हैं, आगे बात करें डेप्थ ऑफ सोइंग की, बुआई की गहराई की। तो बुआई की गहराई अगर ये एकल जीन बोनी किस्म है, क्या भैया, एकल जीन बोनी किस्म है तो 5 से 6 सेंटीमीटर बुआई की गहराई रखते हैं। डबल जीन बोनी किस्म है तो 4 से 5 सेंटीमीटर, और ट्रिपल जीन या तहरी बोनी किस्म है तो 3 से 4 सेंटीमीटर बोया जाता है। और गेहूं के लिए औसत जो गहराई रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, आपकी 5 सेंटीमीटर की गहराई रखी जाती है। ठीक, आगे बात करें बीज दर की, तो विभिन्न जो आपकी विधियां हैं उससे बीज दर जो है आपकी निम्न है। यदि आप सामान्य विधि से बुआई कर रहे हो, नॉर्मल बुआई कर रहे हो, तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें क्या चाहिए, बीज दर। लेट और एंड ब्रॉडकास्टिंग, यदि आप देरी से बुआई करते हो और ब्रॉडकास्टिंग या प्रसारण या फिर छिड़कवा विधि से बुआई करते हो, तो हमारा जो बीज दर है वो कितनी बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है। मतलब हमें 125 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर चाहिए होती है। डिबलिंग मेथड से आपका जो है, डिबलिंग विधि से 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सीड ड्रिल से आपका 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ड्वार्फ वैरायटी या बोनी किस्म के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फर्रो इरीगेटर रेज बेड में कुंड सिंचित ऊंची क्यारी विधि में 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और लाइन सोइंग बिहाइंड द प्लाउ हल्के पीछे पंक्ति में बुआई के लिए 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और कैरा व पूरा मेथड, सोइंग बाय कैरा एंड पूरा मेथड से कैरा व पूरा विधि से बुआई में आपका 80 से 100 किलोग्राम आपका किलोग्राम बीज दर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं आपके अगले सेशन पर। अगली स्लाइड है आपका FIRV की बात करो। फर्रो इरिगेटेड रेज बेड क्या कहलाता है, मान के चलो भैया आपने जुताई की तो इस तरह से फर्रो बन गई है ना। देखो यहाँ इस तरह से क्या बन गई, आपकी फर्रो बन गई, रिज और फर्रो। नीचे वाली तो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी फर्रो, या फिर कहें जो निचला हिस्सा होता है उसे तो हम क्या कहते हैं, फर्रो कहते हैं, और जो ऊपर वाला होता है उसे रिज कहते हैं, या रेज बेड, रेज होता है या रिज कहलाते हैं ना, या उठी हुई क्यारी। तो यहाँ पर रिज पे तो बेसिकली हमारी क्या की जाती है, बुआई की जाती है, यहाँ पर सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर मतलब हुआ फर्रो इरिगेटेड रेज बेड या फिर रेज बेड पर जो है बुआई करना। बुआई की नई विधि नाली सिंचित उठी हुई क्यारी प्रणाली है। यह अन्य विधियों की तुलना में औसत से अधिक उपज देता है। स्पेसिंग जो रखी जाती है आपकी गेहूं में पंक्ति व पौधों से, तो 22.5 पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 10 सेंटीमीटर आपकी पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करें मृदा की, तो मृदा हमें कैसी चाहिए, दोमट बनावट वाली, या फिर कहें चिकनी दोमट या दोमट बनावट वाली मृदा क्या होती है, उपयुक्त होती है, जिसका पीएच आपका 6 से 7.5 हो। देखो लिखा हुआ है चिकनी दोमट या दोमट बनावट, अच्छी संरचना और मध्यम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी गेहूं की खेती के लिए क्या होती है, आदर्श होती है। इष्टतम पीएच 6 से 7.5 चाहिए। गेहूं में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है, आपका एजेटोबैक्टर। जो जैव उर्वरक प्रयोग किया जाता है आपका गेहूं के अंदर, वो कौन सा प्रयोग किया जाता है बच्चों, एजेटोबैक्टर। आगे चलते हैं। NPK अनुपात की बात करें
तो देखो नाइट्रोजन कितना चाहिए, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और FYM फार्म यार्ड मैन्योर, जो आपके फार्म में बाड़े की जो आपके यार्ड या फिर क्या मैन्योर या खाद होती है उसे फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, जो कि 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर चाहिए होती है। और ये हर एक फसल के लिए आपकी 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर ही चाहिए होती है। नोट लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा बेसल डोज मतलब कि बुआई के साथ और नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो है आपकी छिड़कवा या फिर कहें आपका ये कह सकते हैं कि शेष आधी मात्रा जो है पहली सिंचाई और सीड ड्रेसिंग यहाँ पर की छिड़काव विधि से हम देते हैं। देखो लिखा हुआ है नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बेसल के रूप में, बेसल मतलब कि आपका जो है जब बुआई करो उसी समय जो है आपकी दे दो, ठीक है। और नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा पहली सिंचाई में सीड ड्रेसिंग के रूप में दी जाती है, ठीक। आगे बात करें वाटर रिक्वायरमेंट की या जल की आवश्यकता की, तो 550 से 650 mm इसकी जो है जल की आवश्यकता होती है। किसकी? आपकी गेहूं की पानी की आवश्यकता 550 से 650 mm। आगे बात करें ग्रोथ स्टेजेज ऑफ व्हीट, गेहूं के जो है विकास चरणों की, तो जर्मिनेशन चरण आता है 5 से 7 दिन में, या फिर कहें 5 से 7 दिन में आपका गेहूं जर्मिनेट या अंकुरित हो जाता है। CRI क्राउन रूट इनिशिएशन या शीष जड़ फुटान जो है अवस्था है वो 21 डे आफ्टर सोइंग या फिर कहें बुआई के 21 दिन बाद आती है और पहली सिंचाई इसी अवस्था में की जाती है। और सिंचाई की प्रमुख अवस्था है कौन सी? आपकी CRI। टिलरिंग स्टेज की बात करें तो 40 से 45 डे आफ्टर सोइंग या फिर कहें आपके बुआई के 40 से 45 दिन बाद आती है। टिलरिंग मतलब कि पहली बड का या पहले टिलर का बनना क्या कहलाएगा? टिलरिंग कहलाता है। बूटिंग स्टेज आपकी जो है 70 से 75 डे आफ्टर सोइंग आती है। फ्लावरिंग या फूल आने की अवस्था 80 से 85 डे आफ्टर सोइंग। मिल्किंग स्टेज या दूध देने वाली या दूध बनने वाली अवस्था 100 से 105 डे आफ्टर सोइंग। आपने देखो कच्चे गेहूं को देखा होगा तो उसमें आपको मिल्की सब्सटेंस देखने को मिलता है, और जब वो कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसे हम डव स्टेज या आटा अवस्था कहते हैं, जो कि आपकी 115 से 120 दिन बाद आती है आपके बुआई के, ठीक है। डे आफ्टर सोइंग का मतलब है बुआई के इतने दिन बाद या बुआई के बाद के दिन। आगे बात करें इरिगेशन स्टेज की, यदि आपके पास एक सिंचाई है तो आपको कब करनी है? पहली सिंचाई क्राउन रूट इनिशिएशन या फिर कहें CRI अवस्था पर करनी है। कब करनी है? CRI या फिर कहें 20 से 25 दिन बाद बुआई के। दूसरी सिंचाई जो है 40 से 45 दिन बाद करेंगे कल्ले फूटने की अवस्था। तीसरी सिंचाई 65 से 75 डे आफ्टर सोइंग या फिर कहें बुआई के दिन बाद देर से जुड़ने की अवस्था। चौथी सिंचाई 90 से 95 डे आफ्टर सोइंग फूल आने की अवस्था। और पांचवी सिंचाई जो करेंगे 100 से 105 डे आफ्टर सोइंग दूध देने की अवस्था या दूध बनने की अवस्था। और छठी सिंचाई करेंगे हम 115 से 120 डे आफ्टर सोइंग। लेकिन जो आपकी दो ही सिंचाई इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपकी फूल आने के समय और दूसरी आपकी कब? CRI अवस्था पे या फिर क्या है क्राउन रूट इनिशिएशन पे। तो देखो लिखा हुआ है कि आठा अवस्था वह है या फिर डब अवस्था वह है जब आपका जो मिल्की सब्सटेंस होता है या फिर कहें दुधिया जो रूप होता है गेहूं का वो आपका कठोर हो जाता है, उसे हम डब स्टेज कहते हैं। तो आठा अवस्था वह है जब गेहूं के दानों के में दुधिया तरल पदार्थ सख्त हो जाता है। यदि पानी केवल एक सिंचाई प्रदान करने के लिए उपलब्ध है तो इसे हम कब करते हैं? आपकी CRI चरण में जो है लागू किया जाता है। और यदि पानी केवल दो सिंचाई के लिए उपलब्ध है तो पहला आपका CRI में और दूसरा आपका जो है फूल की अवस्था, फूल बनने की अवस्था में हम सिंचाई करेंगे, ठीक। आगे बात करें वैरायटीज की, तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली हैं क्योंकि स्टेट एग्जाम है। सेंट्रल लेवल में तो देखो बहुत कम पूछी जाती है वैरायटी, लेकिन स्टेट एग्जाम में तो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं वैरायटीज से, है ना। तो नोरेन 10 कल्टीवर ने गेहूं प्रजनन के इतिहास में एक नया अध्याय रचा। नोरेन 10 का बौनापन दो विशेष रूप से अप्रभावी जीनों का परिणाम था, जो कि SD1 और SD2 के प्रतीकों से चिन्हित थे, ठीक हो। जो आपकी वैराइटियल डेवलपमेंट या फिर कहें आपके जो वैरायटियों का विकास है वो कब से शुरू हुआ? आपका 1965-66 जब आपके नोरेन 10 जीन को मैक्सिको से लाया गया था, ठीक है। एकल जीन बौनी किस्म की बात करें तो लर्मा रोजो 64A, सुजाता, गिरिजा, सोनालिका और UP 262। डबल जीन बौनी किस्म की बात करें तो कल्याण सोना, सोनारो 64, छोटी लर्मा, अर्जुन, जनक और प्रताप हैं।
त्रिगुण जीन बोनी किस्म की बात करें तो जवाहर ज्योति, हीरा मोती, लाल बादशाह संगम और उत्परिवर्ती किस्मों में आ जाती है सरवती सोनारो, जिसे अभी अभी जो है ये मध्य प्रदेश से उसे अभी जीआई टैग मिला है या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। आईआरआई में सोनारो 64 से विकसित है। पूसा लरमा एक ऐसी उत्परिवर्ती किस्म है गेहूं की। मैक्रोनी गेहूं या ड्यूरम गेहूं की किस्में कौन सी? जयराज, मेघदूत, मालविका, HD 4530 और बंसी। देर से बोई जाने के लिए आपकी सरवती, सनोरा, सोनालिका, लोकवन, सफ़ेद लरमा यूपी 301, सनोरा 64 और राज 3765 एक ऐसी आपकी देर से बुआई के लिए उपयुक्त है। अन्य किस्मों की बात करें तो वर्षा आधारित की बात करें तो वर्षा आधारित में आपकी कौन सी आती है? C306, सुजाता, मुक्ता। नमक प्रभावित मिट्टी के लिए लोकवन, K65, राज 3077 और PBW 19। लोकवन जो है देरी से बुआई के लिए उपयुक्त है और C306 वर्षा आधारित स्थिति के लिए उपयुक्त है। और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय किस्में आपकी सूखा प्रभावित क्षेत्र की। आगे बात करें गेहूं की जड़ प्रकार की तो सेमिनल जड़ें कब होती हैं? जब आपका गेहूं में जो है जर्मिनेशन या अंकुरण होता है तो एक है तुरंत से जो पोषण प्रदान करने के लिए जो एक है फाइब्रस रूट जो है आपको देखने को मिलती है, वो कौन सी होती है? सेमिनल जड़ें होती हैं। अस्थायी जड़ें फसल के शुरुआती चरण के दौरान पौधों के पोषण के लिए जिम्मेदार होती हैं। और क्राउन जड़ें, स्थायी जड़ें बुआई के 20 से 22 दिन बाद दिखाई देती हैं। इसलिए हमारे जब CRI अवस्था है क्राउन रूट निषेध या जब आपकी क्राउन जड़ें बनती है वह सिंचाई के लिए जो है आवश्यक या महत्वपूर्ण चरण बन जाता है। आगे बात करें बीड मैनेजमेंट की तो मोनोकोट या एक बीजपत्रीय में आपका मिमिक्री बीट, गेहूंसा या फ्लेरस माइनर आ जाता है। जंगली जई अवेना फटुआ, सैटेलाइट खरपतवार में आपका फ्लेरस माइनर और अवेना फटुआ आ जाता है। और आपका जो है डाइकोट द्विबीजपत्री में आपका आपत्तिजनक खरपतवार कॉन्वोलस अर्वेंसिस हिरणखुड़ी और पूर्ण खरपतवार चिनोपोडियम एल्बम बथुआ आ जाता है। अब ये कहोगे कि भैया ये आपत्तिजनक क्या होते हैं? आपत्तिजनक मतलब कि वह खरपतवार जिनके बीज आपके गेहूं के बीज के साथ मिल जाए तो उन्हें अलग करना क्या होता है? मुश्किल होता है। वो कौन से होते हैं? आपके आपत्तिजनक। आगे बात करें नमी प्रतिशत की तो नॉर्मली भंडारण के लिए तो हम पहले बता चुके हैं कि कितनी नमी चाहिए? 10 से 12%। भंडारण के समय सुरक्षित भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा होनी चाहिए 10 से 12%। और कटाई के समय गेहूं में कटाई के समय नमी मात्रा होनी चाहिए 25 से 30%। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं मेजर डिजीज और वीट की, गेहूं के प्रमुख रोगों की। तो पहला रोग है आपका ब्लैक और स्टेम रस्ट, जो कि आपका फंगल या फिर कहें फफूंद से होने वाला रोग है। पहले लिखा हुआ है ब्लैक और स्टेम रस्ट फंगल, काला और तना रस्ट फफूंद से होता है और जो से रतुआ के नाम से भी जानते हैं। पैथोजन कारक है इसका पक्सीनिया ग्रेमनेस टिटिसी। ब्राउन और लीफ रस्ट फंगल है, भूरा या पत्ती का रस्ट फंगल है। पक्सीनिया रिकंडिटा इसका जो है पैथोजन है। येलो और स्ट्रिप रस्ट फंगल है, पीला या धारीदार स्टंट रस्ट जो है आपका फंगल है या फिर कहें कवक से होता है। पक्सीनिया स्टेरिफॉर्मिस इसका साइंटिफिक या फिर कहें रोगजनक है। लूज स्मट या ढीला कंडुआ फफूंद के कारण होता है। अस्टिलेगोन्यूडा टिटिसी इसका जो है रोगजनक है। करनाल वंट फंगल या फिर कहें कवक के कारण या फफूंद के कारण होता है। करनाल वंट न्यूवेसिया इंडिका इसका जो है पैथोजन है। हिल वंट और स्टिंकिंग स्मट फंगल, हिल वंट या फिर कहें बदबूदार जो स्मट होता है वो फंगल या फिर कहें कवक से फफूंद से होने वाला एक रोग है या कवक से होने वाला रोग है। टिलेटिया कैरिसा या टिलेटिया फोएटिडा इसका जो है रोग कारक या रोगजनक होता है। आगे बात करें फ्लैग स्मट की या फिर कहें फ्लैग स्मट फंगल डिजीज है। इरियोसिस्टिस टिटिसी या यूरोसिस्टिस टिटिसी रोगजनक है। टुंडू या येलो ईयर रॉट या बैक्टीरियल निमेटोड, जो टिंडू या फिर कहें पीला कान सड़न रोग होता है या फिर कहें ईयर रॉट होता है, वह कैसा होता है? बैक्टीरिया आपका कॉर्नेबैक्टीरियम टिटिसी और एंगुइना टिटिसी क्या है? नेमेटोड बैक्टीरिया व नेमेटोड के कारण होता है। मोलिया डिजीज किससे होती है? नेमेटोड आपका जो है किससा? हेट्रोडेरा एमिनिया के कारण। ईयर कोकेल ऑफ व्हीट नेमेटोड के या फिर कहें गेहूं की बाली रोग जो है नेमेटोड के कारण होती है। एंगुइना टिटिसी के कारण इसका रोगजनक है। पाउडरी मिल्ड्यू ये भी आपकी फंगल या फफूंद से होती है। इरिसाइफी
ग्रेमनी वैरायटी टीटीसी, ये इसका रोगजनक हो जाता है। आगे बात करते हैं प्रमुख कीटों के गेहूं की। तो पहला कीट है आपका आर्मी बम या गेहूं का चढ़ने वाला कटवर्म या कटा के रूप में जानते हैं। मिथिमना सेपुराटा लेपिडोप्टेरा कुल से है या गण से है। गुजिया बीवल टेनिमेकस इंडिकस कोलेप्टेरा से है। दीमक ओडोंटोटर्मस ओविसस आइसोप्टेरा से है। गेहूं एफिड मैक्रोसीफम मिसकैंथी हेमेप्टेरा कुल से है। और गेहूं का गुण पेट्रोविया लेंटेस। आगे बात करें उपज की, तो गेहूं की दाने की उपज हमें मिल जाती है लगभग 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जो भूसा है वो हमें 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। वर्षा आधारित गेहूं में 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें जो है गेहूं की उपज मिल जाती है। और गेहूं की भारत में औसत उपज कितनी है? 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये जो है उपज हो जाती है गेहूं की। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, बढ़िया से आंसर करिएगा क्योंकि आप गेहूं को पूरा पढ़ चुके हैं और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। पहला क्वेश्चन है क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट इज। गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। ग्रेन फॉर्म में दाना बनने की अवस्था, पेनिकल इनिशिएशन पुष्पगुच्छ आरंभन, क्राउन रूट इनिशिएशन शीर्ष जड़ आरंभन या CRI फ्लावरिंग या पुष्पन। हमें पता है कि क्रांतिक अवस्था कौन सी है आपकी? शीर्ष जड़ का आरंभ या फिर कहें क्राउन रूट इनिशिएशन या फिर कह सकते हैं CRI अवस्था। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीट। गेहूं को पानी की कितनी आवश्यकता होती है? 500 से 650, 100 से 250 या फिर कहें 700 से 950 mm या 1000 से 1200 mm। तो बेसिकली हमें कितना जो है गेहूं चाहिए होता, सॉरी आपको पानी चाहिए होता है 500 से 650। हमने पढ़ा था 550 से 650, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 500 से 600, सॉरी 560। ठीक है, 500 से 560 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। विच व्हीट वेराइटी इज सुइटेबल फॉर मेकिंग चपाती। चपाती बनाने के लिए गेहूं की कौन सी किस्म उपयुक्त है? तो वो है आपकी कौन सी भैया? WH 147। चपाती बनाने के लिए क्या है? उपयुक्त है WH 147। अगला प्रश्न, द वर्ड सीरियल ड्राइव फ्रॉम अ रोमन वर्ड, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट और मैक्सिकन डॉ व्हीट। अनाज शब्द एक रोमन शब्द से लिया गया है। कॉमन ब्रेड गेहूं या मैक्सिकन बोने गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम डिकोकम या फिर क्या टिटिकम ड्यूरम या टिटिकम आपका स्फेरोकोकम। तो अभी अभी पढ़ा था कि जो आपका मैक्सिकन या फिर क्या गेहूं होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? टिटिकम एस्टिवम होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट। गेहूं की सामान्य बीज दर क्या होती है? तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न, सीड ऑफ व्हीट इज कॉल्ड कैरियोप्सिस, इन्फ्लोरेंस ऑफ व्हीट इज कॉल्ड। गेहूं के बीज को कैरियोप्सिस कहते हैं। गेहूं के पुष्प क्रम को कहा जाता है आपका स्पाइक। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन इंडिया व्हीट इज ऑक्यूपाइड द सेकेंड लार्जेस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन व्हीट इज ऑर्गेनाइजेड इन। भारत में गेहूं का क्षेत्रफल एवं उत्पादन में दूसरा स्थान है। गेहूं की उत्पत्ति है आपकी मध्य एशिया या टर्की। अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग इन व्हीट, जो आपका ये कह सकते हैं कि अच्छे से या फिर कहें दाना भरने की अवस्था, दाना भरने की अवस्था में तापमान की आवश्यकता होती है। तो अभी अभी बताया था 22 से 21 से 23 और या फिर कह सकते हैं 20 से 23 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, टेस्ट वेट ऑफ फ्लैश माइनर 2 ग्राम, व्हाट इज द टेस्ट वेट ऑफ व्हीट ग्रेन। फ्लैश माइनर का
परीक्षण वजन जो है 2 ग्राम है, गेहूं के दानों का परीक्षण वजन होता है तो वो होता है आपका 40 ग्राम। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट एज हार्वेस्टिंग स्टेज इन व्हीट क्रॉप, या फिर कह सकते हैं गेहूं की फसल में कटाई के समय कितनी नमी चाहिए होती है, तो वो चाहिए होती है 20-25 से 30। और आपके भंडारण के लिए कितनी नमी चाहिए होती है, भंडारण के लिए हमें चाहिए होती है 10 से 12। 10 से 12 किस लिए चाहिए होती है, भंडारण के लिए। और 20-25 से 30 जो है कटाई चरण में हमें जो है नमी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, टिटिकल इज द क्रॉस बिटवीन, रे व गेहूं का क्रॉस है, गेहूं व रे का क्रॉस है, ठीक है। अगला प्रश्न, गेहूं के लिए प्रयुक्त जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर है, निम्नलिखित में से किस फसल को अनाज का राजा कहा जाता है, गेहूं को। और अनाज की रानी किसे कहा जाता है बच्चों, मक्का को कहा जाता है। अगली फसल आपकी मक्का ही है, तो बढ़िया से जो है आप लोग तैयार हो जाइए मक्का को पढ़ने के लिए कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट इन व्हीट इज 8 to 11%, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्शनल बीड ऑफ व्हीट, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 8 से 11% होती है, निम्नलिखित में से कौन गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है, तो वो है आपका कौन सा, कॉन्वोबुलस अर्वेंसिस, या फिर कह सकते हैं आपका हिरन खुरी। क्या भैया, हिरन खुरी जो है आपका क्या है, आपका आपत्तिजनक खरपतवार है, किसका, आपका गेहूं का। कौन सा, हिरनखुरी या कॉन्वोलस अर्वेंसिस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है आपका, व्हाट इज द रिकमेंडेड रेशियो ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड इंटरक्रॉपिंग, गेहूं और सरसों की अंतरा फसल के लिए अनुशंसित अनुपात है 10:1, 9:1, 12:1 या 8:1, तो वो है बच्चों आपका 9:1 जो है अनुशंसित। ये पे गया 9:9 क्यारी आपकी अगर की गेहूं की लगेगी तो 1 क्यारी किसकी लगेगी, सरसों की लगेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी वेयर रिलीज इन द ईयर 1970, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। वर्ष 1970 में ट्रिपल जीन बोनी किस्में जारी की गई, निम्नलिखित में से कौन गेहूं की ट्रिपल जीन बोनी किस्म है, ए हीरा, बी मोती, सी आपका लाल बादशाह, डी उपरोक्त सभी। तो देखो आपकी हीरा, मोती, लाल बादशाह तीनों ही आपकी कैसी हैं, ट्रिपल जीन बोनी किस्म है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है आपका, ग्लूटेन is the type of protein present in wheat, percentage of protein is present in wheat। ग्लूटेन गेहूं में मौजूद प्रोटीन एक प्रकार है, गेहूं में प्रतिशत मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है, तो कितना मौजूद होता है आपका 11, 10 से 12, तो 11.5 क्या होता है, प्रोटीन होता है गेहूं के अंदर। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ व्हीट, गेहूं का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होता है। ये आपका कंटिन्यूसली ये में 2 बार क्वेश्चन, 2 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा, आपका गेहूं का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत, तो कितना होता है आपका 85% होता है। कितना प्रतिशत गेहूं का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत, 85%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग क्रॉप हैज CRI एज ए क्रिटिकल स्टेज, तो हमें पता है कि निम्नलिखित में से किस फसल में CRI एक महत्वपूर्ण चरण है, तो वो है आपका किसके अंदर, गेहूं के अंदर या व्हीट के अंदर। अगला क्वेश्चन, सूजी और सेवइयां तैयार करने के लिए किस प्रकार की गेहूं का उपयोग किया जाता है, टिटिकम ड्यूरम का प्रयोग किया जाता है सूजी व सेवइयों के निर्माण के लिए। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की एकल जीन बोनी किस्म नहीं है, तो वो है आपकी कौन सी नहीं है, कल्याण सोना, बाकी आपकी लरमा, रोजो 64, सुजाता और आपकी गिरिजा कैसी हैं, एकल जीन बोनी किस्में हैं। अगला प्रश्न, विच अमोंग द फॉलोइंग क्रॉप इज हेक्साप्लॉयड एंड डेवलप्ड बाय यूजिंग आउट क्रॉसिंग, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हेक्साप्लॉयड है और आउट क्रॉसिंग का उपयोग करके विकसित की गई है, तो वो है आपकी कौन सी, गेहूं या व्हीट। अगला प्रश्न, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ है, तो वो आपका कहाँ है, करनाल के अंदर, करनाल हरियाणा में। अगला प्रश्न, सिमिटी या अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं उन्नयन केंद्र कहाँ पर स्थित है, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील या रूस, तो वो आपका कहाँ पर है, मैक्सिको के अंदर है। यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है, तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिको यहाँ पर आंसर सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, मैक्सिको। अगला प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करके बताएंगे आपको।
कह रहा है भैया कि गेहूं की फसल को 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा हो, कितने किलोग्राम हमें यूरिया चाहिए होता है। मान के चलो यूरिया में आपका 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। 100 किलो यूरिया में कितना नाइट्रोजन होगा, 46 किलोग्राम, ठीक। 200 किलो यूरिया में कितना नाइट्रोजन होगा आपका, 46 का दुगना कर दो, कितना, 92 किलोग्राम। और यदि हम बात करें आपका 250 किलोग्राम में, 50 आधा बढ़ा दो क्योंकि 115 चाहिए, तो 250 किलोग्राम में 46 का आधा कर दो, कितना होगा, 23, ठीक। 23 ऐड कर दो तो 115 जो है आपका क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन की मात्रा आ जाएगी। तो हमें जो है 250 किलोग्राम क्या चाहिए होगा, नाइट्रोजन चाहिए होगा, किसके लिए, आपका गेहूं की 115 किलोग्राम नाइट्रोजन को देने के लिए, ठीक, यूरिया चाहिए होगा। 25वें क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ है गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम है 10 से 15, 20 से 25, 30 से 35 या 35 से 40, तो वो है आपकी 20 से 25 डिग्री सी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर पिछली क्रॉप्स का, सॉरी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 20 से 25, ऑप्शन बी 20 से 25 डिग्री सी, आंसर टिक कर लीजिएगा 20 से 25 डिग्री सी, ठीक। अगला प्रश्न है, गेहूं में सीआरआई अवस्था आती है आपकी बुआई के 20 से 25 दिन बाद, पता है। नोरेन 10 एक बोना जीन है आपका किसका, गेहूं का। अगला क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार के गेहूं की जाति का बीज प्राप्त किया, तो वो आपका था बोनी जाति का गेहूं प्राप्त किया था। और गेहूं के अंकुरण के लिए न्यूनतम एवं फसल वृद्धि के लिए इष्टतम तापक्रम कितने डिग्री से चाहिए होता है, तो न्यूनतम हमने पढ़ा था 4 से 5.5 या फिर 3.5 से 5.5, वह आपका इष्टतम या अनुकूलतम आपका 20 से 22 डिग्री से। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम गेहूं की प्रजाति का नाम है आपकी जो है PBW 343, जो है पहली जो है एक प्रजाति थी गेहूं की जो उगाई गई थी, कहाँ पर, आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म हो जाता है। और जो भी आपको आज पढ़ाया है, ठीक है, और जो भी आपको क्वेश्चन कराए हैं, ये पिछली साल में आपके यूपी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है आपके गेहूं से, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और सारी फसल आपकी गेहूं आज जो है तैयार हो जानी चाहिए, आपकी जो है गेहूं की सारी फसल पढ़ा दी है। अगली फसल होगी आपकी मक्का, ठीक है, अगली फसल कौन सी होगी आपकी, मक्का। और उससे पहले एक सेशन देंगे आपको सॉइल साइंस का या मृदा विज्ञान का, ठीक। तो बढ़िया से जुड़े रहिए विजन एग्री एकेडमी से। विजन एग्री एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली लेक्चर्स के लिए। एक दिन आपका जो है कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर होता है और एक दिन आपका क्या होता है, एक दिन आपकी जो है MCQs वाली कक्षा होती है, या फिर कहें कि 2 कक्षाएं आपकी जो है एक दिन में कभी कभार कर देते हैं और कभी कभार 1 कक्षा। जब टाइम नहीं मिल पाता तो 1 कक्षा देते हैं आपको, और जब टाइम होता है पर्याप्त तो हमको 2 कक्षाएँ 3 कक्षाएँ दे सकते हैं दिन में, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। इस बार AGTA पार, इस बार AGTA पार।